हेलो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 जो है वो आगे हम स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम वही है, मेरा कच्चा चिट्ठा। बेटा, लेखक जो है वो हजियापुर के शिलालेखों को ना मिलने पर उदास से थे, लेकिन उन्होंने लगा कि हाँ, भद्रमत के ऐसे ही शिलालेख उन्हें और मिल जाएंगे। इसीलिए वो भी स्वयं भी गुलजार मियाँ के पास हजियापुर में आकर उनके यहाँ डेरा डाल लिया ताकि उन्हें वैसे ही शिलालेख मिल जाए। लेकिन लेखक कहते हैं उन्हें शिलालेख तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, वहाँ पर एक प्राचीन कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक बंडेर थी। उस बंडेर के ऊपर ब्राह्मी अक्षरों में एक प्राचीन बंडेर थी जिसमें ब्राह्मी अक्षरों में लेख लिखे हुए थे। लेखक कहते हैं कि वह बंडेर जो था वह कैसे कह दे कि कुएं की बंडेर चाहिए, लेकिन गुलजार मियाँ उनकी यह आदत से को जानते थे और उनकी बात को भी भांप गए। उन्होंने तुरंत कहा कि फरमाइए हुजूर, आपको क्या चाहिए? जो आप चाहते हैं वही पेश कर दिया जाएगा, जो आप चाहेंगे वही खुदवा देंगे। तभी लेखक ने उस बंडेर का जिक्र किया। वह बंडेर लेखक के शिलालेख में लेखों में शामिल हो गई जो ब्राह्मी अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक ने इसी तरह के अपने ना जाने कितने ही वक्तव्यों को व्यक्त किया है। वो कहते हैं, एक बार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस जो थी, अधिवेशन जो था, वो मैसूर में थी। लेखक दक्षिण साइड में कभी गए नहीं थे। अब उनका मन किया कि क्यों ना दक्षिण में जाने का मौका मिल रहा है, क्यों ना वो दक्षिण में भी जाएं और दक्षिण से भी कुछ संग्रह करें, क्योंकि दक्षिण में जो है वो संग्रह करने का महत्वपूर्ण केंद्र था और वो भी मैसूर। इसलिए लेखक जो थे वो दक्षिण की तरफ मैसूर जाने के लिए तैयार हो गए। लेखक कहते हैं गोपाल शरण सिंह जो थे वो उस समय साहित्य विभाग के सभापति हुआ करते थे। लेखक के थे परम मित्र, इसलिए लेखक को काफ़ी सहयोग भी मिला। 2 दिन तो वे मद्रास में ठहरे। ठीक है बेटा, 2 दिन मद्रास में ठहरते हुए लेखक खाली बैठने वालों में तो थे नहीं। उन्होंने वहाँ पर भी तलाश जारी रखी। लेखक कहते हैं तलाश जारी करते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ पर तेलुगु और तमिल लिपि में जो लिखा गया है वह तो लेखक समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने वहाँ से 8-10 चित्र खरीदे। 8-10 चित्र खरीदने के बाद लेखक को तसल्ली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लेखक जो वहाँ पर लेने आए थे, लेखक को वो सब नहीं मिला। इसलिए लेखक को पता चला कि जो श्रीनिवास जी हैं, वहाँ के लोगों से पूछने पर लेखक जो है को पता चला कि श्रीनिवास जी जो है वो हाई कोर्ट के वकील हैं और उनके पास इस तरह के सिक्के, कांस्य पीतल की मूर्तियों का संग्रह है और ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं उन्होंने, और इवन नटराज की मूर्तियाँ भी हैं। ठीक है बेटा, लेखक श्रीनिवास जी के यहाँ गए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है उन्हें डबल रेट पर मिले, काफ़ी महंगा मिले, लेकिन उन्हें फिर भी वो कम कीमत पर ही उसी दाम में ही, श्रीनिवास जो थे भले मानस थे, उन्होंने उसी दाम पर उन चीज़ों को बेच दिया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने 4-5 हज़ार में कुछ सिक्के, कुछ कांस्य पीतल की मूर्तियाँ वहाँ से खरीद ली। नटराज की मूर्तियाँ भी थी, लेकिन नटराज की मूर्तियाँ बड़ी ही महंगी थी। उनकी कीमत 20,000 से 25,000 तक की थी। शायद इसलिए लेखक नटराज की मूर्ति नहीं खरीद पाए। लेखक कहते हैं कि उनके एक परम मित्र भी थे जिनका नाम था कृष्णदास। उन्हें भी संग्रह करने का शौक था। संग्रह में वे लेखक से भी आगे थे। वे संग्रह करता ही नहीं थे, बल्कि इसके लिए वो दीवाने थे, आशिक थे। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं कि उनमें और लेखक में काफ़ी अंतर था, क्योंकि लेखक जो हैं वो रुचि रखते थे संग्रह करने की, लेकिन वो संग्रह के बाद संग्रह करने के अलावा उनकी रुचि और भी थी, यानी वो उसकी बारीकियों तक जाते थे। ठीक है बेटा, उसके पीछे के रहस्यों को भी पता लगाते थे। लेकिन लेखक केवल और केवल संग्रह करने तक ही खुश थे, क्योंकि वो तो अपने संग्रहालय के लिए चीज़ों का संग्रह कर रहे थे। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं जब वो मैसूर की तरफ जाने लगे तो ट्रेन में बैठते हुए उन्हें कुछ लोग जो थे वो ट्रेन में चित्र बेचने के लिए आए। लेखक ने उनसे 3 रुपए देकर काफ़ी चित्र खरीद लिए जो कि लेखक के संग्रह का हिस्सा बने हुए हैं। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं कि जब वे मैसूर अधिवेशन में पहुँचे तो मैसूर के युवराज जो थे वो सभापति थे। लेखक वहाँ से रामेश्वरम भी गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रामेश्वरम भी हो आए। वे रामेश्वरम भी गए। उन्हें लेकिन उनके अंदर एक कसक थी, क्योंकि अभी उनकी वो चाह पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वे तालपत्र पाना चाहते थे। तालपत्र जो कि मैसूर में सबसे फेमस हैं। ठीक है बेटा, इतिहास और तालपत्र को अपने संग्रहालय का वो हिस्सा बनाना चाहते थे। ठीक है बेटा, यानी वहाँ की बेटा
लिपि में लिखे हुए तालपत्र जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। लेखक के संग्रह में अब संग्रहालय में अभी तक वे तालपत्र नहीं आए थे। शायद इसीलिए लेखक ने रामेश्वरम गए तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के पंडों से बातचीत की जाए। लेखक ने वहाँ के पंडों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, लोगों को ठगने का भी प्रयास किया है। यानी यहाँ पर लोगों को ठगने के लिए उन्होंने पंडों के सामने यह बात चर्चा छेड़ दी कि राजा साहब जो हैं वो उसी को ही अपना वंश का पंडा बनाएंगे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा तालपत्र भेंट करेगा। ऐसे में पंडों में भी, क्योंकि उन्होंने ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया था अपने कार्य के लिए, अपने मतलब के लिए, लेखक कहते हैं कि ऐसे में वहाँ के पंडे जो थे वह इस कार्य में जुट गए। लेखक कहते हैं सबसे पहले जिस पंडे ने तालपत्र भेंट किए कि लेखक को कोई तालपत्र लेना ही नहीं पड़ा, उसी को राज पंडा बनाकर उसे दक्षिणा भी दी। ठीक है बेटा, और यह कहकर कि अब वह राज पंडा है और जब भी वे यहाँ आएंगे वे उसी से सब कुछ करवाएंगे, यानी सारे कर्मकांड उसी से करवाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसा कहकर उससे वे तालपत्र ले लिए। लेखक कहते हैं वही तालपत्र जिनकी कीमत यहाँ पर 20-25 हज़ार थी, अब उन्होंने वह फ्री में ही यानी मुफ्त में ही प्राप्त कर लिए और ये तालपत्र जो है वो लेखक के संग्रहालय का हिस्सा बन गए। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं कि उनके संग्रहालय में कितनी ही चीज़ें हैं, कितनी ही वस्तुओं का संग्रह है, जिनमें से लगभग 2,000 पाषाण की मूर्तियां हैं, तो वहीं 5-6 हज़ार जो हैं वो मृण मूर्तियां हैं, और कितने ही हज़ार चित्र और कितनी ही हस्तलिखित पुस्तकें। ठीक है बेटा, हज़ारों मोहरें, सिक्के और ना जाने कितनी ही चीज़ें इनके संग्रहालय में इकट्ठी हो गई। लेकिन उनका संग्रहालय जो था वो म्यूनिसिपैलिटी के 8 कमरों का था। हालांकि कमरे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब वह छोटा पड़ रहा था। उस पर सही तरह से छत नहीं थी, उसमें लोग जो थे वो उसे उस तरह से नहीं देख पाते थे। अब लेखक के मन में थी कि किसी तरह से एक बड़ा संग्रहालय निर्मित हो जाए। ठीक है बेटा, और वह ये सारे पुरातत्व संबंधी चीज़ों को संग्रहालय को सौंप दे, सुपुर्द कर दे। ठीक है बेटा, ऐसे में लेखक ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना लेकर समझौता कर लेते हैं। ठीक है बेटा, लेखक ने भी इसी तरह से समझौता करते हुए 20,000 सालाना आय होती थी उनकी ऐसे करने से। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं बोर्ड और संयुक्त प्रांत की सरकार से स्वीकृति लेते हुए उन्होंने संग्रहालय निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। 10 वर्ष के अंदर 2 लाख रुपए जुटा लिए गए। ठीक है बेटा, इस संग्रहालय के निर्माण में डॉक्टर पन्नालाल ICS जो थे ना, उन्होंने कंपनी बाग के भूखंड को संग्रहालय की भवन के निर्माण के हेतु दे दिया था। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं डॉक्टर पन्नालाल ICS कंपनी बाग के भूखंड को संग्रहालय के लिए समर्पित कर चुके थे। ऐसे में अब भूखंड भी पर संग्रहालय निर्माण करने हेतु शिलान्यास की तैयारी की जानी थी, क्योंकि शिलान्यास लेखक जो हैं वो नेहरू जी से करवाना चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि इलाहाबाद से ही हैं वो भी और इलाहाबाद का संग्रहालय था। ठीक है बेटा, अब लेखक कहते हैं पंडित नेहरू जी जो थे वो अक्सर आते भी रहते थे, लेखक से मुलाकात भी होती थी, लेखक से पूछते भी थे कि कब बन रहा है तुम्हारा संग्रहालय, शिलान्यास करने तो वही आएंगे, कब बुला। लेखक कहते हैं नेहरू जी से शिलान्यास कराने के बाद नक्शा जो है वो मास्टर साठे और भूता ने तैयार कर दिया। इस तरह से अनेक लोगों ने संग्रहालय के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण साथ दिया। ऐसे में राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ जो उस समय के चेयरमैन हुआ करते थे, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह चूदेव जो नागोद नरेश थे, उन्हीं के दीवान जो थे लाल भार्गविंदर सिंह, और लेखक कहते हैं कि उन्हीं का लेखक का जो स्वामी भक्त अर्दली था हुआ करता था जगदेव, उसके परिश्रम और मेहनत की वजह से वह संग्रहालय जो है निर्मित हो गया। लेकिन अब जैसे अभिभावक अपनी संतान को पालता पोसता है लेकिन बाद में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, उसे सही हाथों में सुपुर्द करके, ठीक ऐसे ही लेखक भी अब उस संग्रहालय को उसके सही अभिभावक के सुपुर्द करके
इससे मुक्त हो जाना चाहते थे, क्योंकि लेखक ने सिर्फ और सिर्फ रुचि को बताया है, यहाँ पर ये नहीं बताया कि वह उससे कोई मुनाफा भी कमाना चाहते थे, बल्कि संग्रहालय के लिए वस्तुओं का संग्रह करना तो मात्र उनकी रुचि हुआ करती थी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने उसके संरक्षण और परिवर्धन हेतु जो थे सुयोग्य अभिभावक के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र काला को चुना और संग्रहालय को उसके सुपुर्द करके वे स्वतंत्र हो गए। अर्थात जब तक संग्रहालय निर्माण नहीं हुआ तब तक उनके अंदर की रुचि बरकरार रही, और जैसे ही संग्रहालय निर्मित हो गया वह सही हाथों में संग्रहालय को सौंपकर वह अपने कार्य से मुक्त हो गए। बेटा, इस प्रकार से लेखक ने पूरे पाठ के अंदर केवल और केवल अपनी ही गलतियों और अपने द्वारा किए गए लोगों को ठगने संबंधी कार्यों के लिए भी माफ़ी मांगी है। साथ ही वो ये बताना चाहते हैं कि शायद हो सकता है लोगों को उनके इस कार्य में से आहत भी हुए हों, लोग उनके इस कार्य की वजह से थोड़े से उन्हें परेशानी भी हुई हो, लेकिन लेखक ने यहाँ पे अपनी रुचि को भी बताया है कि ये उनकी रुचि थी। ठीक है बेटा, वे अपने संग्रहालय के लिए ये सब कर रहे थे, शायद इसीलिए वे उन लोगों से क्षमा याचना भी करते हैं। धन्यवाद।